जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। एक बार फिर से सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सारे प्यारे भाइयों बहनों एवं दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म उन सब की मानदंडों, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा होगा और लगातार उनकी तैयारी में उनको अग्रसर करने के लिए, उनको सिलेबस कवरेज दिलाने के लिए हमेशा से बेनिफिट प्रदान कर रहा हो। आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और इस लेक्चर को स्पेसिफिकली एक ओवरव्यू की तरह से यदि देखा जाए, तो इसमें हम लोग जो चीजें कवर करने वाले हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहली चीज तो मैं ये बता देता हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से लेके क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सॉरी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की डिफरेंट हाइपोथेसिस और किस किसने क्या क्या कहा, उनकी बातों की क्या आलोचनाएं की जा सकती है और उनके साथ खड़े होकर कौन कौन से तर्क वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट है जो दिए जा सकते हैं उनके पक्ष में, उन सारी चीजों की बात की। ये भी देखा कि उन सारी थ्योरीज में से बिग बैंग थ्योरी सबसे धमाकेदार, साइंटिफिकली प्रूवन, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड समझ में आती है। आज का जो ये सेशन है वो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेके जिस लाइफ को आज हम देख रहे हैं, जिस प्लेनेट को आज हम देख रहे हैं, इस प्लेनेट की क्रिएशन तक का है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मेनली समझने वाले हैं कि कैसे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो चीज ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो मैंने पढ़ी, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेके डिफरेंट स्टेट्स में आके जो अर्थ प्लेनेट है हमारा, या हमारे दूसरे प्लेनेट या हमारा सन, ये कैसे बना, इनके बीच में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं का क्रम क्या है, किस अवस्था में क्या होता है उस यूनिवर्स के साथ, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, जैसा कि मैं हम सारे के सारे भाइयों से करता हूँ, कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें ताकि कोई भी चीज जो आप नोट डाउन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसे भविष्य में आप भूल सकते हैं, आपके दिमाग से ये हो सकता है विस्मृत हो जाए, उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं। इसके साथ साथ पढ़ाई के प्रति एक रुझान आपका बना हुआ होता है, एक एक्टिवनेस बनी हुई होती है आपकी एजुकेशन या जो भी आप सीख रहे हैं उसके प्रति, तो नोट लेकर जरूर बैठें। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रिक्वायर करता है सारे लोगों से फिजिक्स के सर्टेन कॉन्सेप्ट्स का। जैसे कि मैंने बताया भी हुआ है कई बार कि बिकॉज द ज्योग्राफी इज द ब्रिज बिटवीन द साइंस एंड द आर्ट। आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट जिनमें हिस्ट्री, इकोनॉमी और भी दूसरी सब्जेक्ट्स आते हैं, और एक तरफ साइंस के सब्जेक्ट जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आते हैं, इन दोनों ही डिफरेंट डोमेन्स को लिंक करने वाला एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ आर्ट डोमेन के हैं और कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट्स के हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज के बच्चों को ठीक से नहीं होती है। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में भी नहीं जानते। तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट हुए हैं पश्चिम की दुनिया में। उन्होंने एक बहुत ही, जिसको हम लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लॉ दिया हुआ था, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, जिसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन कहता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी दूरी पर स्थित दो वस्तुएं एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती हैं, एक दूसरे को खींचने का प्रयास करती हैं। उनके बीच में लगाया गया वो आकर्षण बल, वो खिंचाव बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि साधारण भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं
कि उनके द्रव्यमान, उनका मास जितना ज़्यादा होगा, उनके अंदर जितना सब्सटेंस होगा, जितना पदार्थ होगा, उसी तुलना में वो आकर्षण बल, जितना मास बढ़ा होगा, उतना आकर्षण बल अधिक होगा। बड़ी चुंबक एक दूसरे को तेजी से खींचती है, छोटी चुंबक कम तेजी से, कम फोर्स के साथ खींच पाती है। ये एक उदाहरण इसका लिया जा सकता है। पहली चीज उन्होंने मास के द्रव्यमान के हिसाब से कहा। दूसरी बात जो उन्होंने बताई उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि ये जो आकर्षण बल है, ये जो खिंचाव का बल है, ये इन दोनों ही पिंडों, इन दोनों ही वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दूरी जितनी अधिक होगी, बल उतना कम। द फार द डिस्टेंस इज द लेस द अट्रैक्शन फोर्स विल बी। तो सीधा ये कह सकते हैं कि बहुत दूर पे स्थित दो वस्तुएं कम आकर्षण बल लगाती हैं उन दो वस्तुओं की तुलना में जो पास-पास स्थित। आज ये जो ग्रेविटेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और दूसरी बॉडी कोई यहाँ पर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जितनी कम होगी, चांसेस उतने ज़्यादा होंगे कि ये दोनों ही बॉडीज़ एक दूसरे में आके मर्ज हो जाएँ या एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएँगी। इसके साथ-साथ इनके मास जितने ज़्यादा बड़े होंगे, इनका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उस चीज़ पर भी ये डिपेंड करती है कि वो एक दूसरे के पास खींचेंगे या नहीं। जनरली बड़ी वस्तुएं एक दूसरे को आसपास खींच लेती हैं या कम दूरी पर स्थित वस्तुएं आप एक दूसरे को आसपास खींच लेती हैं। ये थोड़ा सा एक जिसको कह सकते हैं कि प्री कॉन्सेप्ट बिफोर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट सेल्फ आपको दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो समझ चुके हैं, लेकिन अब ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद वाले स्टेजेस क्या क्या है उन पर आते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशंस और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन। जैसा कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यदि हम लेके चले तो ये एक्सप्लोजन होता है, एनर्जी और मैटर एक्सप्लोड होके अलग अलग डायरेक्शंस में ड्रिफ्ट करने लगता है, भागने लगता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस समय पर वो दूसरे स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गिरता है वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स के रूप में बनने लगता है। इन पार्टिकल्स के अलग-अलग नाम हैं, कुछ लोग इसे प्रीमोर्डियल मैटर भी कहते हैं। लेकिन प्रीमोर्डियल मैटर के बनने से पहले भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पहले भी प्री एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे क्वार्क है, ग्लूऑन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं। ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। वास्तव में इसके बाद शुरू होता है आपके एटॉमिक पार्टिकल्स का बनना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनके पास मास होता है। पहले जो पार्टिकल बने वो मासलेस थे, द्रव्यमान रहित पार्टिकल्स थे, केवल चार्ज कैरी कर सकते थे। बाद में बनने वाले पार्टिकल्स मास के साथ बने, द्रव्यमान के साथ बने, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिल जाने से अणु बने, परमाणु बने, परमाणुओं से अणु, अणु से बहुत सारी आगे की चीजें बनी जिनको आज हम समझने वाले। जब एक एटम बना तो कई सारे एटम बने होंगे क्योंकि पूरे में इवनली और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट था, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैटर था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से फैला, क्योंकि जब कोई भी चीज ब्लास्ट करती है तो कोई लॉ को फॉलो नहीं करती कि ब्लास्ट करेगी तो इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अनइवन तरीके से, एक विषम तरीके से वो हर जगह फैला। ठीक है, मतलब कहीं पर ज्यादा मैटर और कहीं पर कम मैटर रहा। इसी चीज को समझते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मैटर और एनर्जी का। ठीक है, in the early universe matter and energy were not uniformly distributed। शुरुआत के जो ब्रह्मांड में जो बात हुई थी वहां पर मैटर और एनर्जी जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं। these initial density variations created differences in gravitational forces। क्योंकि मैटर अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट था, जैसे यहाँ पर कहीं और है, यहाँ पर कहीं और है, यहाँ पर कुछ और है, तो इस अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे यहाँ पर कुछ है और एक एटम्स इधर पर बने, इधर पर पार्टिकल्स बने, तो डेफिनेट सी बात है कि ये वाले केस में जो एटम्स हैं, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा और ये जाके छोटा सा
एक कोई भी बॉल या जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारे पार्टिकल्स मिलके बना लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो मैटर्स थे, ये पार्टिकल्स थे, ये अपनी अलग-अलग स्टेजेस में थे। कोई प्लाज्मा स्टेट में था, कोई गैसियस स्टेज में था, कोई लिक्विड में था, कोई सॉलिड में था। सॉलिड स्टेट तक पहुँचना वहाँ तक पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे सारे के सारे मैटर प्लाज्मा या गैसियस स्टेट में ही थे। क्लियर हो गया आपको? इन प्लाज्मा और गैसियस स्टेट में एक चीज और बहुत अच्छी होती है कि रीजन्स विथ हायर डेंसिटी, जो हाई डेंसिटी वाला है, मतलब जहां पर ज्यादा संख्या में पार्टिकल्स मौजूद है, पास में आ गए, तो ग्रेविटेशनल क्लस्टरिंग हो गई। ग्रेविटेशन की वजह से वो क्लस्टर बना ली। फिर इस क्लस्टर की वजह से एक नई बॉडी का जन्म होता है, एक नए अस्तित्व का जन्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी, और हिंदी में इसे मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेज है। इन दोनों स्टेजेस के बीच में भी कुछ चीजें बनती हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हम लोग नेबुला कहते हैं। नेबुला जो है वो गैसियस स्टेट की एक रोटेटिंग डिस्क की तरह से, मतलब बहुत सारी जो एक्यूमुलेटेड गैसें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स में आके एक स्पाइरल शेप में इस टाइप से बन जाए और ये रोटेट करे कंटिन्यूअसली, इस टाइप के शेप को आप कहते हैं नेबुला। गैसियस स्टेज में और गैसियस में भी स्पेसिफिकली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज एट इंस्टेंट टाइम पीरियड ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। तो इन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के कॉन्ट्रैक्शन से जो एक डिस्क रोटेटिंग और फ्लैट डिस्क बनती है, उसको नेबुला कहा गया। धीरे धीरे इसमें फर्दर एक्टिवेशन हुआ, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तब जाके गैलेक्सी नाम की एक नई बॉडी, एक नया निकाय सत्ता में आया। एक गैलेक्सी में क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्स होते हैं, तारे, गैस और डस्ट होता है, और डार्क मैटर होता है, या डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं। डार्क मैटर का मतलब ऐसा है जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, विजिबल नहीं। समझ में आ गया आपको? गैलेक्सी के बनने के बाद होता क्या है? गैलेक्सीज बिगिन विथ एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्लाउड्स एंड नेबुला। जिसको हाइड्रोजन गैस क्लाउड्स कहा गया, वही नेबुला जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका एक्यूमुलेशन हुआ। फिर धीरे धीरे नेबुला डेवलप लोकलाइज्ड डेंस क्लम्प्स, डेंस क्लम्प्स बन गए। जब ये फ्लैट करते 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 जब पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स थे वो बाई चांस एक दूसरे के पास आ गए, दूसरे के सराउंडिंग रीजन्स में आ गए, तो फिर वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक डेंस क्लम्प बना लिया, डेंस इस टाइप से कुछ बना लिया। समझ में आ गया? जो वास्तव में आगे समय के साथ और डेंस होते गए, क्योंकि जब एक पार्टिकल ये है, ठीक है, अब ये तीनों मिलके इतनी बड़ी बॉडी बना लेंगे, तो इनके पहले इस पार्टिकल के पास से इतनी दूर पे कोई निकलेगा, तब ये चीज बना। अब ये दोनों मिल गए तो इसका मास बड़ा हो गया, और मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स मास के ऊपर डिपेंडेंट है, व्हिच मींस द ग्रेटर द मास इज द ग्रेटर द अट्रैक्शन फोर्स विल बी। इसकी वजह से जब ये बॉडी बड़ी बन गई, तो अब ये दूर की बॉडीज को भी खींच के डेवलप हो गई, तो बड़ी बॉडी बन गई फाइनेंशियली, और जिसको हम लोग कह सकते हैं फाइनली एंड इवेंचुअली और कंसिक्वेंटली बॉडी कॉल्ड स्टार फॉर्म। और वास्तव में स्टार्स बनते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में चल रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं। क्लियर आ गया? और इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये स्टार फॉर्मेशन कब हुआ? लगभग 5 से 6 अरब साल पहले, 5 to 6 मिलियन ईयर्स अगो। 5 से 6 अरब साल पहले तारों का जन्म होता है। ठीक है, अब इन तारों से क्या बनता है, आगे ग्रह कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्लेनेट फॉर्मेशन कैसे होती है? आप सारे के सारे लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो नोट्स इसको रखने के लिए, तो स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, फिर समझते हैं। हट जाता हूं मैं। स्टेज ऑफ प्लैनेट्स फॉर्मेशन में 3 स्टेजेस में थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे हुआ। पहली चीज तो है कि प्रोटो स्टार सिस्टम बनता है, जिसको मैंने बताया था कि स्टार के पहले की जो नेबुला नाम का स्ट्रक्चर था, जो गैलेक्सी में कन्वर्ट होता है, और गैलेक्सी के कंडेंस्ड लोकलाइज्ड मटेरियल से फिर स्टार्स का जन्म होता है। वो स्टार्स जो है, जैसे ये स्टार है,
क्योंकि स्टार के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट या मैटर रहा होगा कि नहीं सही है। या स्टार्स की भी, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में थे, स्टार्स आज भी गैसियस स्टेट में ही देखने को मिलते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। ये गैसियस स्टेट में होने की वजह से आप सब जानते हैं कि गैसों के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से क्या होता है कि जो मैटर बहुत ज्यादा दूर है वो इसके रेंज में बाहर भी नहीं जा पाएगा, लेकिन अंदर भी नहीं आ पाता। ये ना तो अट्रैक्ट कर पाती है, ना ही खींच पाती है, ना तो अट्रैक्ट, ना ही रेपल, ना दूर खींच पाए, ना दूर फेंक पाएगी, ना पास खींच पाएगा। इस टाइप की कुछ सिचुएशंस बनी उस समय। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसको एक शब्द दिया जाता है प्लेनेटेसिमल। प्लेनेटेसिमल्स होते क्या है जनरली, इन हाइड्रोजन और हीलियम के आगे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं या फ्री सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलके थोड़े से बड़े साइज में बनते जाते हैं। जैसे पहले था, इसके पास से दूसरा आया तो ये दोनों मिल गए, बड़े हो गए। इसके पास उतनी दूर पे भी कोई रहेगा तो ये बन के बड़ा। इस टाइप से बड़ी बॉडीज बनती चली। क्लियर हो गया? ये बड़ी बॉडीज बाद में ट्रैक्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्लैनेट्स, बने इनकी वजह से। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से या कोलिजन की वजह से बड़े प्लैनेटेसिमल्स बने, और ये प्लैनेटेसिमल्स बाद में इकट्ठे होकर बड़ी बॉडीज प्लैनेट्स बना लिए। थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, लाइक दिस। ये प्लैनेटेसिमल्स हैं या डस्ट ग्रेन्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं, अलग अलग धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये इस स्टेज में आके बनने लगे। ये इस स्टेज में आके, या जिसको हम लोग कहें, जैसे मान के चलो ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जाके इस टाइप से ये बना लिए बड़े बड़े, और ये बड़े बड़े इस टाइप से मिलके ऐसे, और बाद में ये वाली कंडीशन बन गई जो हमें प्लेनेट के फॉर्म में देखने को मिली। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्रेन्स, ग्रेन से प्लैनेटेसिमल्स, दैट मींस क्लम्प्स ऑफ ग्रेन्स। उन पार्टिकल्स के क्लम्प्स को कहा गया प्लैनेटेसिमल। प्लैनेटेसिमल एक शब्द कहा गया है क्योंकि ये प्लैनेट की फॉर्मेशन करता है। प्लैनेटेसिमल्स जो पार्टिकल्स की तुलना में काफी बड़े थे, वो प्लैनेटेसिमल्स जब एक्रीट हुए, जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होके एक सॉलिड बॉडी बनाते हैं, उसको प्लैनेट कहा गया। समझ में आया? अब क्योंकि प्लैनेट के चारों तरफ भी कोई ना कोई मटेरियल इस टाइप से घूम रहा है लगातार गैसेस स्टेज में, क्योंकि सारी चीजें एकदम से नहीं चिपक गई। जो सॉलिड था वो अट्रैक्ट हो गया, जो गैस था वो अट्रैक्ट नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी ज्यादा था। तो जो हाई टेम्परेचर गैसेस थी, वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उस सॉलिड प्लेनेट के आगे या चारों तरफ रिवॉल्व करती रही काफी टाइम तक, जब तक कि वो पूरी की पूरी गैसेस ठंडी, कूल डाउन नहीं हो गई। कूल डाउन होके वो गैसेस भी आगे डेंसर एलिमेंट्स बनती हैं, और वो डेंसर एलिमेंट्स फिर से वही प्लैनेटेसिमल वाली प्रोसेस को जाके नई बॉडीज बनाता है, जिनसे इन सैटेलाइट्स का जन्म होता है। और हर एक प्लेनेट के चारों तरफ कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स आप देख पा रहे हैं। इस टाइप से पहले गैसेस बॉडी, गैस बॉडी में प्लैनेटेसिमल्स बने, प्लैनेटेसिमल्स ने इकट्ठा होके बड़ी बॉडीज बना ली, और वो सैटेलाइट्स बन गई उन प्लैनेट की। हर एक प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट। थोड़ा सा एग्जांपल दे, ये रहा आपका सन। सन के चारों तरफ आज भी इस टाइप की बेल्ट आप देख पा रहे होंगे, कंटिन्यूअसली घूम रही है, एस्टेरॉइड बेल्ट जिसको कहते हैं। तो सन की ग्रेविटेशनल रेंज में जितनी चीजें हैं, सन की ग्रेविटेशनल रेंज में जितनी चीजें हैं, वो सन के चारों तरफ घूम रही हैं, ये देखिए। लेकिन सन का ग्रेविटेशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो इनको अपने आप में अंदर समेट ले, अपने आप में अंदर एक्टिवेट कर ले, वापस कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो जिसकी वजह से ये बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और पास में भी नहीं आ पा रहे। समझ में आ गया? सो क्या हुआ इस कंडीशन में, दे स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड देयर आर 8 present planet right now, and many of satellites are there, asteroids, comets, and other celestial bodies are there in our solar system. दो टाइप के प्लैनेट्स हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सन और एक ये बेल्ट जिसको हम लोग ये देख पा रहे हैं, ज्यादातर लोग आप सब इसको देख पा रहे होंगे। इस प्लैनेट, इस बेल्ट का नाम है एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट।
ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इस एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर के जितने भी प्लेनेट हैं उनकी स्ट्रक्चर सॉलिड है, इसीलिए वो पास में आ गए। सॉलिड के पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो पास में घूम रहे हैं। सारे के सारे प्लेनेट अंदर ही है सॉलिड वाले, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। जिसको हम इनर प्लेनेट कहते हैं। एक शब्द और इनके लिए कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो पृथ्वी के जैसे हमारे सॉलिड है एकदम, जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये सारे के सारे बिटवीन द सन एंड एस्टेरॉइड बेल्ट इस रीजन में ही पाए जाते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ऐसे चार प्लेनेट ये सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में है। रॉकी है, डेंस मटेरियल के बने हुए हैं, इनका घनत्व अधिक है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कैसे हैं? इनकी रॉकी और मेटेलिक है, हाई डेंसिटी है। इनके पास का एटमॉस्फेयर या तो बहुत पतला है या है ही नहीं। कारण ये है कि सन के पास से चलने वाले सोलर स्टॉर्म्स इनकी सारी के सारे एटमॉस्फेयर को उड़ा दिए, उनको ब्लो आउट कर दिए। ठीक है, तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है उनके पास, आप देख रहे भी होंगे, एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जो शुरुआत के दो प्लेनेट हैं, ये जो शुरुआत के दो प्लेनेट हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, ये मरकरी एंड वीनस, इनके पास इतनी सैटेलाइट्स नहीं है अपनी खुद की, क्योंकि इनके पास जो मैटर था वो कंडेंस हो गया, सिर्फ वही बचा। बाकी का जो मैटर था वो सन के स्टॉर्म्स की वजह से उड़ गया। वो आसपास जो रिंग्स थी वो रिंग्स ब्लो हो गई सोलर स्टॉर्म्स की वजह से। बाकी के नहीं, अर्थ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, सोलर स्टॉर्म्स उतना मजबूत नहीं है, लेकिन एज कंपेयर्ड टू distance between Jupiter and Sun and the distance between Earth and Sun, जो अर्थ एंड सन के डिस्टेंस है वो अर्थ और जुपिटर के डिस्टेंस से काफी ज्यादा है, काफी कम है, सॉरी। तो कम डिस्टेंस है तो सोलर स्टॉर्म्स ज्यादा इफेक्टिव है अर्थ पे एज कम्पेयर टू जुपिटर। तो आप देख रहे होंगे कि एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले जितने भी प्लेनेट हैं, चाहे वो जुपिटर हो, वो नेपच्यून सॉरी सैटर्न हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो, इन चारों ही प्लेनेट्स के पास एक बड़ी मात्रा में सैटेलाइट्स, क्योंकि सोलर स्टॉर्म्स वहां तक इतने इफेक्टिव नहीं रहे। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखें। फिर सोलर सिस्टम्स बनते हैं लगभग 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो तक। प्लैनेट्स का बनना शुरू होता है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एक सोलर सिस्टम में होता क्या क्या है, तो सन, अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और कई सारे सैटेलाइट्स और कॉमेट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सैटेलाइट्स कैसे बनती हैं, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, नेबुला कैसे बनती है, एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स कैसे बना। अब क्योंकि अर्थ के पास आके नहीं रुक जाना है, अर्थ में भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लिथोस्फियर, मतलब जो रॉक वाला ऊपर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ के ऊपर गैस है, अर्थ पे पानी भरा हुआ है। ये सारी चीजें कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एक ओवरव्यू में आपको बताता हूँ। ये सारा का सारा जो गेम है, ये सारा खेल जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन का है, ये केवल ग्रेविटी डिफरेंशिएशन से शुरू होता है। जितनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के बल के बीच जितना अंतर जिस जगह पर है, वहां पर मैटर उतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जहां पर ज्यादा ग्रेविटेशन है वो पास में आ गया, जहां पर कम ग्रेविटेशन है वो दूर रहा। लेकिन ग्रेविटेशन सिर्फ पास और दूर पे नहीं, उनके मास, उनकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जो पहले के एटम्स हैं, जिसको हाइड्रोजन या हीलियम कहते हैं, जो लाइट एलिमेंट्स हैं, हल्के हैं, वो कम अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू डेंसर एलिमेंट्स लाइक लोहा, आयरन।
तो लोहा लोहे को ज़्यादा तेज़ खींचेगा एज़ कम्पेयर टू लोहा हीलियम को खींच रहा है, ठीक है? तो गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फ़ोर्स कम और लिक्विड्स के बीच में उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स के बीच में। लेकिन क्या हो उस समय पर जब सॉलिड गैस को खींच रहा हो या सॉलिड लिक्विड को खींच रहा हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड अलग, लिक्विड अलग और एयर अलग। क्लियर हो गया ये चीज? तो सॉलिड वाला पार्ट है अर्थ, लिक्विड वाला पार्ट है ओशियंस, रिवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्लोइंग है जितनी भी बॉडीज या फॉर रेन। इसके बाद गैस का पार्ट एटमॉस्फेयर है, ऊपर 400 किलोमीटर तक। ऐसे ही अलग अलग चीजें शुरू। तो ग्रेविटी डिफरेंशिएट होके अर्थ के बीच में भी 3 क्रस्ट बन गई, आप सब समझिए। अर्थ के बीच में भी 3 लेयर्स हैं। जो बीच में है उसको कोर कहते हैं, इसके बाद ऊपर जो कम डेंस है मेंटल है, और इसके बाद ऊपर इसको सबसे कम डेंस कहा जाता है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो बनी। दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग जोन भी है, जो लिक्विड है या दूसरे ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग जोन भी है। जो हल्का है वो ऊपर है, बीच में गैप है, जिसमें दूसरे मेटल्स भरे हुए हैं, फिर सॉलिड बीच में, फिर गैप। इस टाइप से हमारी अर्थ अंदर से है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, वहां पर इस बारे में विस्तृत वार्ता करेंगे कि कैसे ऐसा हुआ। अभी हम लोगों ने जो चीज समझने की कोशिश की वो ये है कि कैसे यूनिवर्स के बाद नेबुला, नेबुला के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद सोलर सिस्टम्स, सोलर सिस्टम्स के बाद प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बाद आपके सैटेलाइट्स, सैटेलाइट के बाद उस पर ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या रॉक वाली सरफेस, इसको रॉक स्फीयर भी, लिथोस्फीयर का वैसे इंग्लिश मीनिंग रॉक स्फीयर ही होता है, ये कैसे बने, इन सब चीजों को समझा। क्योंकि डिफरेंट, जब शुरुआत हुई थी हमारे मॉलिक्यूल्स के बनने की, एनर्जी और मैटर बना, तो वहां पर शुरू हो गई थी फिजिक्स। एनर्जी और मैटर के बाद जब मॉलिक्यूल्स बन गए तो केमिस्ट्री का जन्म हुआ, केमिस्ट्री वहां से शुरू हुई। लेकिन जब वो एनर्जी और मॉलिक्यूल्स इसके आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, तो वहां पर बायो मॉलिक्यूल्स का जन्म हुआ, और वहां से जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या लाइफ की शुरुआत होती है, which is studied under the purview of geography. So first scientific branch was to emerge physics and then chemistry and then biology. तो सब मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्सिटी का खेल है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते गए, उतना अच्छा लाइफ स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिला, और इसी से लाइफ की ओरिजिन होती है, डिफरेंट स्पीसीज बनती हैं, जीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर इज द कलेक्शन ऑफ डेंस मैटर। हम लोग खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, और मैटर अपने आप में कंसोलिडेट होता जाता है, एंड इतने से इतने बड़े बड़े बॉडीज बन जाती हैं, इतने बड़े बड़े शरीर ह्यूमंस के हो जाते हैं। कि हम लोग ऐसे ही थे, कंटिन्यूअस एनर्जी फेडअप की वजह से, लगातार ऊर्जा के अवशोषण की वजह से, ऊर्जा को यूज करने की वजह से हम लोग लगातार आज वृद्धि को प्राप्त हुए और आज इस फॉर्म में खड़े हैं। यही पूरा का पूरा सिस्टम है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बिग बैंग टू बिग ह्यूमन बॉडी। यही ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जो आज इस सेक्शन में हम लोगों को समझ। अब जो नेक्स्ट सेशन हम लोगों के होने वाले हैं, उन सारे सेशंस में हम लोग अर्थ के बारे में, जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है, वहां पर आने वाले हैं कि कैसे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ज्योग्राफी का टोटल कंप्लीट एंड मोस्ट स्टडीड ड्रीम डोमेन शुरू होने वाला है अगले सेशंस में। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपकी तैयारी में आपको बहुत ही मदद करेगी, और यदि आप इसको ठीक से समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे, एग्जामिनेशंस में अपने प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। यकीन माने कि ये एग्जामिनेशंस की पर्सपेक्टिव से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट ओवरव्यू और इन डेप्थ नॉलेज जितनी एग्जामिनेशन आपसे रिक्वायर करता है, इन सेशंस में आपको प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 5-5 6-6 किताबें पढ़ के बैठे होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं
क्योंकि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देने की वजह से वो बहुत डीप में पढ़ाते चले जाते हैं और स्टूडेंट्स उसमें डीप में पढ़ता भी जाता है, लेकिन वो उसके किसी काम का एग्जामिनेशन में नहीं रहता। मैं चाहता बिग बैंग थ्योरी की इतनी डीप में जाके आपको चीजें समझा पाता कि हो सकता है कि आप सिर्फ बिग बैंग ही 5-6 सेशन में खत्म करते। लेकिन वो सिर्फ एक सेशन का मटेरियल ही आप एग्जामिनेशन में लिख पाते हैं और वही आपसे पूछा भी जाता है। आपसे बहुत डेप्थ में चीजें नहीं पूछी जाती। ज्योग्राफी एंड ऑल द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स इन सिविल सर्विसेज आर ऑफ जस्ट जनरल नॉलेज। ध्यान रखिएगा इस चीज का। मिलते हैं अपने अगले सेशंस में। जय हिंद।